जो घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र भी हम कहते हैं, ये पूरा रोड मैप है कांग्रेस के भविष्य के भारत के निर्माण का, संभावनाओं की आज का। जिन लोगों ने इसे बनाया है, इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बनाने वाले लोगों के पास आंख भी है और दृष्टि भी है। इसलिए ये भविष्य का भारत का रोड मैप है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, श्रमिक के लिए और विभिन्न वर्गों की राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी को लेकर ये घोषणा पत्र बिल्कुल स्पष्ट अपने सारे संकेत आपको देता है। अच्छा होगा कि हमारी कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के लीडर्स इसके बारे में आपसे सीधी बातचीत करें। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस ब्रीफिंग करें। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो करीब 15 मिनट डिले से हम अपनी ये पत्रकार वार्ता चालू कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और जो विलंब आपको हुआ इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मंच पर विराजित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, सीएलपी के हमारे नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी, राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता आदरणीय विवेक तन्खा जी, जैसा कि मुकेश भैया ने कहा, हमारे पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी, राजीव सिंह जी, विभा पटेल जी, हमारे जो दिल्ली से मीडिया से समन्वयक के रूप में जिनका कार्य देख रहे हैं, सप्रा जी और सुभाषिनी जी, धनोपिया जी, के मिश्रा जी, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी का जो 5 साल का आगे का भविष्य, विजन और रोड मैप कांग्रेस का क्या होगा, ये नेशनल स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग आयोजन करके देश के सामने रखा है। साथियों, राहुल गांधी जी लगभग 4000 किलोमीटर पद यात्रा की, करोड़ों लोगों से, हर तरीके, हर क्षेत्र के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बातें की, देश के दर्द को समझा, जिया। और इससे प्रत्यक्ष उदाहरण या पारदर्शी उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है कि देश की समस्याओं को जीने का 4000 किलोमीटर पैदल चलकर महसूस भी करना और उस पर निराकरण के लिए दृष्टि भी बनाना। ऐसे ही फिर दूसरी यात्रा जब उन्होंने की 6700 किलोमीटर की, तब भी देश के करोड़ों लोगों से उन्होंने जो बातें की, उन बातों का सार कांग्रेस पार्टी, हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सारे जो अलग अलग प्रदेशों से जो जानकारी हमने भेजी थी, वो उन सबका सार जो आज देश की नीड है, आवश्यकता है, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी है। 5 गारंटी में युवा गारंटी, 5 गारंटियों को 5 न्याय के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया। ये आवश्यकता, न्याय है। कोई भी सरकार बनेगी, कोई भी प्रधानमंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल बनेगा, तो देश आज सबसे ज्यादा पीड़ित और दुखी कौन है, उसके आधार पर देश के सामने एक दृष्टि पत्र दिया है, एक न्याय पत्र दिया है, जिसमें युवा न्याय, जिसमें नारी न्याय, जिसमें किसान न्याय, जिसमें श्रमिक न्याय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी न्याय। इसकी 5 न्याय की 25 गारंटियां, ये अपने आप में पहली बार जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, अधिकार संपन्न समाज बनाना, अधिकार संपन्न देश बनाना। वो अधिकारों की बात आई तो भोजन के अधिकार की बात है, या सूचना के अधिकार की बात है, या शिक्षा के अधिकार की बात है, या भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, वन अधिकार अधिनियम है। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने एक विजनरी वर्क देश के सामने प्रस्तुत किया और उसको मूर्त रूप दिया, इंप्लीमेंट किया।
ऐसे ही हम अधिकार संपन्न देश बनाना चाहते हैं। तो जब युवा न्याय की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने 80%, आज नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में देश को बना के दिया वो बेरोजगार दिया। 82% नए बच्चे 40 साल से नीचे के लोग बेरोजगार हैं। ये अभी कई रिपोर्ट्स के आधार पर आप लोगों ने मीडिया में प्रस्तुत भी किया उसको। तो सबसे बड़ी देश के सामने समस्या बेरोजगारी और उससे रिलेटेड ही बहुत सी फंक्शनिंग होती है और हर परिवार में अलग अलग तरह की यातनाएं आती है। तो हमने पहली पक्की नौकरी 1 लाख रुपए तक 8,500 रुपया पहला बच्चा जो ग्रेजुएट होकर घर में आ गया है और उसको इस बात का एहसास है कि इनकम ऑफ सोर्स बने और उसके आधार को स्किल ले और स्किल के आधार पर आगे के अपने भविष्य को चुने। ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि यूथ के पहली गारंटी जो पक्की नौकरियों ने 1 लाख रुपया 1 साल 8,500 रुपया पर वर्ष, भर्ती भरोसा, केंद्र की अलग अलग जो व्यवस्थाएं, संस्थाएं, विभाग है, इसमें 30 लाख नौकरियां खाली है। कांग्रेस पार्टी उसका कैलेंडर बनाकर उन नौकरियों को प्रथम दृष्टया भरेगी। 30 लाख पहली पक्की नौकरी, पेपर लीक, ऐसा कोई राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश ने तो इसमें रिकॉर्ड बना रखे। शिवराज जी को 18 साल का मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है उनके नाम और उनके नाम पर पेपर लीक करना, एग्जाम्स में धांधली करना और अलग अलग एग्जाम्स में मैनिपुलेशन करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना और भ्रष्टाचार करना, ये भी रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे, व्यापम जैसा कलंक। उसी के मद्देनजर हमने पेपर लीक मुक्ति को लेकर एक कार्य योजना बनाई है, नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं और उसके जो सरकारी व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता था उस पर भी हम सख्ती से प्रतिबंध लगाएंगे और अल्टीमेटली इस पाप से देश निजात मिले, प्रदेश को निजात मिले, इस पे काम करेंगे। गीग वर्कर सुरक्षा, मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एक जोमेटो में काम करने वाला परिवार का साथी पूरी मेहनत करता है, उसको काम नहीं है, धंधा नहीं है, ग्रेजुएट बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, पीएचडी बच्चे इस तरह के काम करते हैं जो अलग अलग डिलीवरी व्यवस्था के पार्ट होते हैं, सिस्टम होते हैं, पर उनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, आर्थिक सुरक्षा नहीं होती। तो कांग्रेस पार्टी क्या है कि इनके लिए बेहतर नियम बनाकर उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कैसे हो, जिसमें जर्नलिज्म से जुड़े हुए भी कई परिवार, कई सेक्टर ऐसे आते हैं जिसमें कि उनकी भी सुरक्षा के अंतर्गत व्यवस्था बननी चाहिए, वो चाहे मशीन के वर्कर हो, अलग अलग 10 तरह की। और एक सबसे महत्वपूर्ण है युवा रोशनी। युवा रोशनी, इसमें 5 करोड़ रुपए तक का हमेशा नियम बनेगा। 5,000 करोड़ रुपए का नियम बनाकर हर जिले में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो और हमेशा फंड बना रहे, हमेशा फंड बना रहे, जिससे कभी ये कोताही नहीं बरती जाए कि फंड की कमी के कारण 10 केस होंगे कि 20 केस होंगे कि 50 केस होंगे। इसमें स्टार्टअप के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। जो नए बच्चे स्टार्टअप करते हैं किसी भी क्षेत्र में, उनके लिए हमेशा 5,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो कभी भी कम नहीं हो और जिले वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्थित चलता रहे। ये चलती हुई प्रोसेस, हमेशा चलती हुई प्रोसेस में इसका स्टार्टअप के लिए अलग अलग 2 महीने में कुछ योजना घोषित कर दी, 4 में कुछ कर दी, अगले साल कुछ कर दी, फिर 2-3 साल में कुछ अलग योजनाएं बन गई। ये एक तरह से रोज झांसा देने वाली प्रोसेस थी किसी भी सरकार को। कांग्रेस पार्टी ने इसमें नियम बनाकर फंड कभी कमी ना हो, वो व्यवस्था उसकी बनी रहे, ये एक हमने व्यवस्था की है। मैंने जैसा कहा कि अलग अलग जो हम 5 में आदरणीय विभा पटेल जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात कहेंगे नारी न्याय को लेकर। पत्रकार साथियों, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं को राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारिता दी है। आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने के लिए नारी न्याय की जो बात अपने घोषणा पत्र में हमारी पार्टी ने की है, यह महिलाओं को सक्षम बनाने की ओर एक और कदम है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में
महालक्ष्मी, आदि आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री एवं सावित्रीबाई फुले हॉस्टल का प्रावधान किया है, जिसमें महालक्ष्मी जो हमारा बिंदु है, जो हमारी योजना है, उसके तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ आदि आबादी को पूरा हक दिलाने की दृष्टि से जो भी सरकारी नौकरियां निकलेंगी केंद्र सरकार के माध्यम से, उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। शक्ति का सम्मान करते हुए हमारी जो आशा उषा कार्यकर्ता बहनें हैं, मिड डे मील में जो काम कर रही हैं, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में जो हमारी बहनें काम करती हैं, उनकी मेहनत का सम्मान करते हुए जो मानदेय है उसको दोगुना किया जाएगा। इसी के साथ अधिकार मैत्री के रूप में एक अधिकार सहेली हर पंचायत में नियुक्त की जाएगी, जो महिलाओं को कानूनी एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी पंचायत स्तर पर दे, ताकि हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें अपने अधिकारों की पूरी जानकारी रहे। साथ ही सावित्रीबाई फुले हॉस्टल जो योजना है वो कामकाजी महिलाओं के लिए है। सावित्रीबाई जो हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने महिलाओं को सक्षम बनाया, उनके नाम पर ये योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके अंतर्गत हर जिले में एक कामकाजी महिला हॉस्टल खोला जाएगा। जो हमारी बहनें सुदूर ग्रामीण अंचलों से आती हैं और शहरों में काम करती हैं, उनको सुविधा देने की दृष्टि से ये योजना प्रारंभ की जाएगी। ये सारी नारी सम्मान की जो योजनाएं हैं वो महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम बनाने के लिए है, क्योंकि आज आवश्यकता है कि केवल बातें ना हो। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव जी ने सबसे पहले महिलाओं को सक्षम बनाने की बात प्रारंभ की थी, और उसी के साथ तरीके से यह नारी न्याय की बात भी आज हमारी पार्टी ने महिलाओं के लिए प्रारंभ की है। माननीय विवेक तनखा जी, जुडिशियल रिफॉर्म्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है भारतवर्ष का, जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं की मौजूद स्थिति है, ऑटोनोमस बॉडीज, एनजीओ, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इन तमाम चीजों को लेकर देश में आज माहौल है, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद जीतू जी, थैंक्स सर। तमाम लोग, किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, वरिष्ठ नागरिकों का न्याय, विकलांग न्याय, सीबीडीटी न्याय, श्रमिक न्याय, बहुत सारे लोग अलग अलग बात करेंगे। और मैं आज स्पेशली आपसे बात करने आया हूं 2-3 पहलुओं पे। एक है संवैधानिक न्याय। मैं पीड़ित हूं इस बात को लेके कि देश का पार्लियामेंट लगभग नहीं चलता है, और चलता है तो जिस प्रकार से कानून बनते हैं वो प्रजातांत्रिक नहीं है। इस छोटी छोटी बातों पे लोग निलंबित हो जाते हैं, पार्लियामेंट वन साइडेड वे में चलता रहता है। इसको मैं प्रजातंत्र नहीं मानता, और मैं ऐसे प्रजातंत्र में रहने को तैयार नहीं हूं। अगर हमको प्रजातंत्र को बदलना है तो हमको अपनी प्रणाली और अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और मैंने ये बात वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पत्र लिख के भी कही, जो पत्र मैंने अपने ब्रोशर के साथ आपको देने को कहा है। जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे नेम किया कि तनखा जी, मैं कभी आशा नहीं कर सकता था कि आप अपने पार्टी के लीडर्स के साथ, विपक्ष के साथ आप ही वेल में आ जाएंगे। आप एक कानूनविद हैं, आपको लोग एक आइकॉनिक वे में देखते हैं, क्या लोग सोचेंगे आपके बारे में। तो मैंने उनको एक पत्र लिखा, और वो पत्र की कॉपी मैं चाहूंगा सबको आप बांटें, और वही पत्र की जो सारांश है हमारी पार्टी ने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। मैंने कहा आपने व्यवस्था बना दी है कि विपक्ष को जगह ही नहीं है, न विपक्ष बोल सकता है, न अपने सब्जेक्ट रख सकता है, न विरोध कर सकता है। जब विरोध नहीं करेगा तो वेल में आता है। और आप देखिए इंग्लैंड में मैंने बताया 100 दिन कम से कम पार्लियामेंट चलता है। 100 दिन मतलब 1/3 साल का। आपका पार्लियामेंट कितने दिन चलता है? मैंने ऐसे चलता मतलब जब रियल आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। और दूसरा मैंने कहा कि सर यूके में एक दिन विपक्ष का होता है,
हर वीक, मतलब उस दिन विपक्ष अपना एजेंडा रख सकता है। आपने विपक्ष को अपना एजेंडा रखने का कोई मौका ही नहीं मिलता। हमारा कौन सा एडजर्नमेंट मोशन आज तक माना गया? हमारा कौन सा कॉलिंग अटेंशन माना गया? और जब मेल में आते हैं तो आप कहते हो कि नहीं, ये एथिक्स के बियॉन्ड है, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बयान है, आपको निलंबित कर दिया जाएगा। आप प्रणाली को ठीक करेंगे और सांसदों को निलंबित करेंगे, तो ये क्या हल है इस देश का? क्या प्रजातांत्रिक हल है क्या? आपको मूलभूत परिवर्तन लाना पड़ेगा। और मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने जो पत्र में जो सुझाव दिए थे वाइस प्रेसिडेंट को और सर्कुलेट किए थे, एक साल पुरानी बात है, वो सब सुझाव हमारी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाले हैं कि कम से कम 100 दिन पार्लियामेंट चलेगा, कम से कम एक हफ्ते में एक दिन विपक्ष को अपने सब्जेक्ट्स डिस्कस करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, जिससे कि हमको समझ तो आए कि हमारा प्रजातंत्र है। इसी तरह हमारे मैनिफेस्टो में मीडिया की स्वतंत्रता की बात की। ऑफकोर्स मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है, बट आपको भी हमको आपके कमर्शियल इंटरेस्ट से स्वतंत्र करना पड़ेगा। कमर्शियल एंटिटीज को मीडिया पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मीडिया का कंट्रोल पत्रकारों और एडिटर्स का होना चाहिए। पुराने जमाने में जब स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आते थे तो दुनिया पढ़ती थी। आज कितने लोग एडिटोरियल पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कि हमको पता है कि एडिटोरियल्स वन साइडेड है। आप इसलिए एडिटोरियल्स लिखते हो कि आप किसी को अपील कर रहे हो। पहले विद्वत्ता थी उन एडिटोरियल्स। जो एडिटर्स भी होते थे वो देश के नामचीनी लोग तो होते थे। तो मीडिया की स्वतंत्रता के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि हम कानून बनाएंगे जिससे मीडिया स्वतंत्र हो। इसी और वेबसाइट संगठनों की एकाधिकार से हटे। एक और पॉइंट, न्यायपालिका 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। 3 करोड़ केसेस देश में पेंडिंग है। किसको न्याय मिल पाता होगा? गरीबों को न्याय मिल पाता होगा? थोड़े से केसेस डिसाइड हो पाते हैं। जजों की कमी है, न्याय व्यवस्था में मॉडर्नाइजेशन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी की ये प्रायोरिटी एरिया नहीं है। वो तो इसमें खुश है कि न्यायपालिका काम ना कर पाए। वो इसमें खुश है कि न्यायपालिका में बेल ना मिले। आप सोचो, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता है पार्लियामेंट में या कहीं बाहर कि हमको इस बात का दुख है कि सुप्रीम कोर्ट में बेल के केसेस जाने लगे। अब जब बेल नहीं मिलेगी कहीं पर तो सुप्रीम कोर्ट की जाएगा, आदमी कहां जाएगा? अगर केजरीवाल जी को हाईकोर्ट में बेल नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? संजय सिंह को बेल किसने दी? अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट नहीं दी। तो एक मूलभूत प्रश्न आ रहा है कि जब तक न्यायपालिका और उसमें जो अपॉइंटमेंट्स की व्यवस्था है एनजेसी का, वो भी कांग्रेस पार्टी ने बोला है हम एनजेसी की व्यवस्था से एक शक्तिशाली न्यायपालिका बनाएंगे। हम चाहेंगे कि ऐसे लोग जज बने जो विद्वत्ता से और ईमानदारी से भरे हो, निष्पक्ष हो, पार्टी पक्ष के पार्टी लाइन्स में नहीं हो। आज क्या प्रॉब्लम है? अगर आप निष्पक्ष और ईमानदार जज का नाम भेज दो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रुक जाता है। इसलिए रुक जाता है कि उनको लगता है कि हम निष्पक्ष आदमी को कैसे बना दें। ऐसे सैकड़ों सजेशन है कॉलेजियम के जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पड़े हुए हैं, और इसलिए पड़े हैं कि उनको लगता है कि ये आदमी बहुत निष्पक्ष है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, पर एक नहीं, मुझे 10 साल से देख रहे हैं तमाशा। ये तमाशा बंद होना चाहिए अगर आपको प्रजातंत्र को मजबूत करना है। आपको न्यायपालिका को में जजेस और लाने चाहिए, उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए। एआई की एप्लीकेशन न्यायपालिका में लाइए। जब तक नई चीजें नहीं लाओगे न्यायपालिका में, लोगों को न्याय मिलेगा कैसे? 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। आपको मालूम है? 3 करोड़। पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इन केसेस को खत्म होने में। इसी तरह मैं मूलभूत परिवर्तन चाहता हूं। आईटी, ये जो इनकम टैक्स लॉ में, ईडी के लॉ में, सीबीआई के लॉ में, इनका इंडिपेंडेंस क्यों खत्म किया जा रहा है? इनके इंस्टीट्यूशन को क्यों खत्म किया जा रहा है? कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कहता, कोई लॉ नहीं कहता कि आप पक्षपात करो। इनकम टैक्स ने क्या किया कांग्रेस पार्टी के साथ? मैं तो खुद वकील था, 1.5-2 महीने तक मैं यही कर रहा था। आईटीएटी में जाता हूं, मैं कहता हूं सर हमारी अपील पेंडिंग है, 20% हमसे जमा करा दीजिए
और हमको स्टे दे दीजिए। वहां पर जो लोग नहीं मानते इसलिए उनको भी 20% देने पे मिल जाता है, मगर कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। कहते नहीं, आपको वाइल अपील इज पेंडिंग, आप 135 करोड़ रुपए पूरा जमा करो। क्यों? क्योंकि कल से चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, हमको पता है। कांग्रेस पार्टी का पैसा पूरा हड़प लो, खत्म कर दो, जैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाए। हम हाईकोर्ट में जाते हैं, वहां भी असफल रहते हैं। जब इस बीच में पूरे देश में हाहाकार मच गई, तो जब हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए तो विपक्ष होकर गवर्नमेंट ने कह दिया कि 3,560 करोड़ की इनकम टैक्स की डिमांड कांग्रेस पार्टी ने जो हमने अभी मार्च में निकाली है, अब ठीक है हम इसको रोक देते हैं। 24 जुलाई को हम लोग भी बहस करिए, आप भी बहस करिए। अब हमने कहा ठीक है, ये समझ आएगा तो कौन सी गवर्नमेंट बहस करेगी, तो बात की बात है। मगर समस्या ये है कि 3,560 करोड़ आप एक पार्टी पे टैक्स लगा देते हो, जबकि एवरी पार्टी इज टैक्स एग्जेम्प्ट। और आपने हमारा एग्जेम्पशन क्यों खत्म किया कि हमने 32 दिन अपना रिटर्न लेट फाइल किया। हमने ये भी प्रूव कर दिया कि गलत है ये बात। हम तो 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर सकते थे, ये तो फरवरी में किया। आपने एनजीओ को अलाउ किया, आपने सबको अलाउ किया, पर कांग्रेस पार्टी को नहीं अलाउ करेगी। हमने ये भी प्रूव किया 199 करोड़ का हमारा रिटर्न है, 197 करोड़ हमारा एक्सपेंडिचर है। 18-19 की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स से 197 हमारा एक्सपेंडिचर है, 1.5 करोड़ हमारा गैप है। अब उसको टैक्स ले लीजिए साथ में। कहते नहीं, आपको जो ग्रॉस है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सुना है आप लोगों ने कभी ग्रॉस पे इनकम टैक्स होता है बिना एक्सपेंडिचर के, और 135 करोड़ रुपए हम हमारा टैक्स लगा दिया, जिसकी हम अपील कर रहे हैं। अपील पेंडिंग है भी ITAT में, और हमारे खाते से पैसा निकाल दिया गया। ये कैसी व्यवस्था है? क्या ये व्यवस्था टैक्स व्यवस्था इसको कहते हो? किस प्रकार से ईडी बिहेव करती है? आप चीफ मिनिस्टर को कॉलर पकड़ के उनके घर से निकाल देते हो। आप मंत्रियों को, नेताओं को डरा धमका के रखते हो। भाई साहब, अगर आपको प्रजातंत्र को बचाना है तो इन चीजों से प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना पड़ेगा। चाहे सरकारें आएंगी या जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर नागरिक और नेतागण और पूरी व्यवस्था इन लोगों से डरी रहेगी, इसको मैं प्रजातंत्र और लोकतंत्र नहीं मानता। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको इन संस्थाओं को भी प्योर करना पड़ेगा, इनके कानून ठीक करने पड़ेंगे, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आखिरी में एक तो मुद्दे हैं, जैसे कश्मीर, मणिपुर। जब तक कश्मीर में स्टेटहुड नहीं दोगे तो क्या कश्मीर को आप अपना हिस्सा मानते हो? कहते हो हमारी स्टेट है। 8 साल हो गए कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ, चुनाव तो कराओ, वहां के अब स्टेक होल्डर्स को, लोगों को मौका तो दो। मणिपुर, क्या हालत है मणिपुर? क्या इन सब जगहों में न्याय हो रहा है? तो यही तो मेरा दुख है इंडिया में, जब तक कश्मीर से कन्याकुमारी, और मुझे अच्छा लगा जब रवीश जी ने मुझे फोन करके बोला रंका जी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैनिफेस्टोज आई एवर रेड। ये रवीश जी ने मुझे खुद बोला, मैसेज भी भेजा मुझे। और ऐसे सैकड़ों लोगों ने मुझे बोला कि बहुत सालों बाद हमको एक इंक्लूसिव मैनिफेस्टो इस देश में मिला है, हमने देखा है, जो हर पहलू के बारे में बात करता है। बात तो मैं बहुत सारी कर सकता हूं, डिफेंस के बारे में भी कर सकता हूं, सीडीएस के अपॉइंटमेंट को आप इंस्टीट्यूशनलाइज करो। सीडीएस आपका कोई पर्सनल दोस्त थोड़ी होता है, जैसे जजेस कोई दोस्त थोड़ी हो सकते हैं किसी के। इन बातों को इंस्टीट्यूशनलाइज करो, कांग्रेस पार्टी ने बोला है। इसी तरह अग्निवीर के बारे में बोला है। आपने कितनी कंसल्टेटिव पोस्ट प्रोसेस में किससे कंसल्ट किया था जब आपने पॉलिसी चेंज की? आर्मी को कंसल्ट किया था क्या? तो इन सब बातों को देख के मैं बड़ी बात ये बोल रहा हूं, मूलभूत परिवर्तन सोच में लाना पड़ेगा, मूलभूत परिवर्तन कानून में लाना पड़ेगा। हमको अगर प्रजातांत्रिक लाइन पे चलना है तो हमको एक प्रकार से एक नई व्यवस्था की तरफ जाना पड़ेगा, जिस व्यवस्था पे लोगों को विश्वास हो। थैंक यू। मेरा अनुरोध है, पीछे से बातें बहुत आ रही कैमरे के पीछे से, तो आग्रह है कि जो लोग मीडिया से नहीं हो जरा बाहर चले जाएं, कृपया शांत रहें। जी
लेकर हमारी दृष्टि क्या है, इस पर आपसे चर्चा करेंगे हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय उमंग सिंघार। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मंचासीन सभी, कांग्रेस ने 5 न्याय के सिद्धांत को लेकर देश को हर वर्ग को जोड़ने का एक प्रयास इस घोषणा पत्र में किया। मैं समझता हूं कि हर समाज को एक बदलाव की जरूरत है। हाथ बदलेगा हालात, वक्त है बदलाव का। निश्चित तौर से आज जिस प्रकार से SC/ST या कमजोर सरवारा वर्ग जिनको अधिकार चाहे नौकरी के हो, चाहे उनके बैकलॉग की भर्ती के हो, कहीं ना कहीं उनकी तरफ केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन अधिकारों की बात नहीं करती। घोषणा पत्र में दिलाती है लेकिन नहीं कर पाती। कांग्रेस ने मनरेगा एक गरीब वर्ग के लिए, मजदूर के लिए चालू की, उसमें इन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन योजना बंद नहीं करते। यह सिर्फ जुमलेबाजी बात करते हैं कि हम हर वर्ग के लिए करना चाहते हैं। जब अमित शाह जी मंडला शेडोल के दौरे पर पहले आए थे तो उन्होंने वन अधिकार की बात करी। तो ऐसे कई आदिवासी है जो जंगल में रहते हैं, अन्य समाज के लोग कई सालों से, जिनके पास आज भी अधिकार नहीं है। तो कांग्रेस वन अधिकार नियम को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी, कि कांग्रेस का एक घोषणा पत्र में वादा है। छात्रवृत्ति को लेकर चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ST/SC के छात्र को जो अधिकार मिलना चाहिए, नाम की छात्रवृत्ति मिलती है, अगर उसको गिनती में की जाए 10वीं 12वीं के बच्चों को तो 25 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए के हिसाब से प्रति माह के साथ आएगा। आज इस महंगाई के समय एक छात्र को माँ बाप बड़े सपनों से शहर में भेजते पढ़ने, लेकिन सरकार कभी उनको रहवासी भत्ता भी सही समय पर उपलब्ध नहीं कराती। हौसलों की कमी है। तो निश्चित तौर से छात्रवृत्ति के कांग्रेस सरकार आने में इनकी सबकी दुगनी की जाएगी, ताकि हर छात्र को, गरीब छात्र को, विशेषकर ST/SC के छात्र को इसका अधिकार मिल सके। दूसरी बात, आवासीय विद्यालय। कांग्रेस चाहती है कि शहर के अनुरूप उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन छात्रों को पढ़ाई मिले, चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे आप आजकल सब डिजिटल का जमाना है, चाहे उसके माध्यम से, चाहे आवासीय विद्यालय हाईटेक हो, जिससे उन युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ सके। ये कांग्रेस का एक वादा है। बैकलॉग के भर्ती 1 साल के अंदर जितने भी है, उस पर कांग्रेस ने वादा किया, एक बैकलॉग की भर्ती 1 साल के अंदर सरकार आने पर करेगी। निश्चित तौर से जहां ST की आबादी बहुसंख्यक है, उस क्षेत्र में विकास के नाम पे पैसा तो आता है, लेकिन किस प्रकार से घोटाले होते हैं आप सब जानते हैं। उस क्षेत्र को अधिसूचित करके उनको प्राथमिकता दी जाएगी, कि कांग्रेस का वादा है। निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं की बात मोदी जी ने कई बार कही, 2 करोड़ की स्टार्टअप देश के अंदर तो चालू किए है, लेकिन 75% स्टार्टअप पूरे युवाओं के बंद हो गए। तो चाहे देश की सरकार हो, चाहे डबल इंजन की मोहन यादव जी की सरकार हो, यहां भी 75,000 अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया है। नई नियुक्तियां वापिस से होगी, नियमितीकरण कब होगा इसकी कोई गारंटी। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की हमेशा युवाओं के
के भविष्य के साथ, उनके परिवारों के साथ, उन अतिथि शिक्षकों के परिवारों के बेसहारा करने पर लगी है। तो ये कांग्रेस का एक वादा है कि चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सबकी हिस्सेदारी रहेगी। ये मैं आपसे कहता हूं। धन्यवाद। खेत खलिहान और धरती के रंगने में से किसान प्रति हेक्टेयर बढ़ने वाली उत्पादन लागत, कृषि उपकरणों का महंगा होना, खाद, बीज, यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, पोटास का महंगा होना, केमिकल पेस्टिसाइड का महंगा होना, डीजल और पेट्रोल का महंगा होना, कृषि उपकरणों का महंगा होना, इसके चलते प्रति हेक्टेयर बढ़ने वाली उत्पादन लागत आप सबको पता है कि कितनी हो गई है। एक तरफ उत्पादन लागत बढ़ रही है और दूसरी तरफ किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। इस विषय को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और मूलतः किसान माननीय अरुण यादव जी आपसे बातचीत कर रही हैं। सम्मानित मंच और उपस्थित पत्रकार साथी, आज का ये विशेष कार्यक्रम लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो का रजिस्ट्रेशन को लेकर हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि हमारा देश और ये प्रदेश की आबादी 80% आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है। और जैसा कि मुकेश भाई ने भी आपको बताया कि पिछले 10 सालों में जो खेती पे लगने वाली लागत है वो लगभग 4 गुना हो गई और उसके अनुपात में किसान को उसकी उपज का दाम, सही दाम नहीं मिल पा रहा और इसीलिए देश में, प्रदेश में सैकड़ों बार किसान आंदोलन, जन आंदोलन हुए। इसी मध्य प्रदेश में 2017 में मंदसौर का किसान गोलीकांड आपको याद होगा, जब किसान देश की सरकार से अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते हैं, तब प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की किसानों के ऊपर गोली चलाती है। यही स्थिति देश की राजधानी में हुई, आपको विदित है। समूचे देश में हजारों के लाखों की तादाद में किसान भाई दिल्ली की सड़कों पर थे और अपनी जायज मांगों को लेकर केंद्र की सरकार से समर्थन चाह रहे थे। उन किसानों के साथ केंद्र की भाजपा सरकार ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनने क्या जागतियां हमारे किसान भाइयों के साथ में की पिछले सालों में, वो भी आप सबके सामने। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि मुझे दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार में काम करने का अवसर मिला और मैं कृषि विभाग का ही उप मंत्री हुआ करता था शरद पवार जी के साथ। तब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के माध्यम से एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, आप सबको पता भी होगा, कि देश में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे, अगर किसान की जमीन लेनी है तो उसको 4 गुना उसकी लागत से उसको पैसा देने का निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय मनमोहन सिंह की सरकार ने लिया। तो जितना लैंड एक्विजिशन उस जमाने में शुरू हुआ, पहले 2 गुना मिलता था सर, और कहीं कहीं 2 गुना भी नहीं मिलता था पैसा। किसान अपनी रोजी रोटी इन
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के विकास के लिए देता था, उसको उसका उचित एक्विजिशन का पैसा नहीं मिलता। ये ऐतिहासिक निर्णय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने हमने लिया और 4 टाइम्स लैंड एक्विजिशन का बिल लेकर हम आए। ऐतिहासिक बिल वो था जिससे किसान के अब हम लोग जमीन लेंगे उसको 4 गुना पैसा हमको देना होगा। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में, आज 20 साल हो गए प्रदेश की सरकार को, हर बार चुनाव के पहले धान उपार्जन की बात हो, गेहूं खरीदी की बात हो, चना खरीदी की बात हो, निवारांचल में कपास खरीदी की बात हो, हर बार सरकार वादा जरूर करती है लेकिन देती कुछ नहीं है। इस बार भी वादा क्या था कि हम लोग 3100 रुपया धान का देंगे, नहीं मिला। 2700 रुपए गेहूं का देंगे, नहीं मिला। अगर आप जो हमारे पत्रकार साथी हैं जाकर चेक करेंगे, जो जहां उपार्जन गेहूं का हो रहा है, आज किसान गेहूं लेकर ज्यादा जरूर है लेकिन वो उसका सोसाइटी उसका गेहूं खरीदती नहीं है और ये शिकायत करती है कि आपके गेहूं में डंग लगा है, दाग लगा है। किसान को मजबूर होकर बाजार में औने पौने दाम में अपनी उपज को बेचना पड़ता। खरगोन से जहां से मैं आता हूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार जो हमने बनी थी तब 10,000 रुपया प्रति क्विंटल कपास का भाव किसान को 10,000 रुपए प्रति क्विंटल किसान को दाम मिलता था। आज कपास की स्थिति ये कि हमारे निवारांचल में 5, 5.5, 6, 7 हजार मैक्सिमम उसको दाम मिलता है और आज स्थिति है जो कपास का कटोरा कहा जाता था निवारांचल, वहां पर कपास की खेती कम होना शुरू हो। साथियों, बहुत लंबी बात होगी, चर्चा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हमने बहुत संक्षिप्त में कुछ निर्णय, किसान हितैषी निर्णय हमारे पार्टी ने लिए हैं। आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने समूचे देश भर के किसान भाइयों से, अलग अलग संगठनों से बात करके किसान के हितों में कुछ निर्णय लिए। हमने ये संकल्प लिया है कि हम वैधनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है, जिसमें एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात हमने कही है, जो सरकार आने के बाद हम उसको लागू करेंगे। हमारे एमएसपी किसानों का खाते डिजिटलाइज हो जाए, अपनी उपज देने के बाद तुरंत उनको उनका पैसा मिल जाए, ये संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। अभी तक फसल बीमा जो होता था किसी को मिलता था, किसी को नहीं, और अनावरी के आधार पर वो लोग एरिया को चेक कर अभी तक फसल बीमा बना। हमने निर्णय लिया कि प्रति किसान के खेत के हिसाब से उसको फसल बीमा का पैसा 30 दिन के अंदर उसके खाते में जमा हो जाना चाहिए। एपीएमसी का एक्ट हम लोग लागू करने वाले हैं। ई बाजार समूचे देश में छोटे छोटे कस्बों में, तहसीलों में, ब्लॉक स्तर पर खोले जाए, जिसमें स्थानीय किसानों की भागीदारी हो। ये संकल्प भी हमारे मैनिफेस्टो में आपको देखने को मिलेगा। और कर्ज माफी जो हमारी किसानों की अभियान करेंगे 2018 में, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया था कि हम मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने इस प्रदेश के 24 लाख किसानों का 13,000 करोड़ का कर्ज माफी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार आने के बाद हमने की। हमने निर्णय लिया है कि किसानों की कर्ज माफी का एक बेसिक प्लान समूचे देश भर का बनाएंगे, जिससे किसानों को, जो हमारा गरीब किसान है जिसकी आर्थिक मालिक स्थिति कमजोर है, उसको सही उसको हम लोग कर्ज माफी में सम्मिलित कर सके। फसल बीमा की चर्चा मैंने आपसे की है।